Hello everyone, welcome to Reno's Englishpedia. This is the third video which I am uploading in rapid succession. The reason for which I have already stated that it is a classroom transaction, a live classroom transaction meant for the revision, the last minute revision of 12th standard students who are going to appear for their final board exams in a couple of days. So I'm really grateful to all of you for liking my videos, for watching it till the end, and for sharing it with your friends. I would be further obliged if you could subscribe to my channel. It really encourages me. Thank you so much, all of you. हाँ जी बेटा, इंडिगो का जॉनरे क्या है? ओए, इंडिगो का जॉनरे क्या है? इट्स अ हिस्टोरिकल स्टोरी. इज इट फिक्शन और नॉन फिक्शन? इट्स अ हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन. एक्चुअली ये है क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. इनको लुइस फिशर ने इंटरव्यू किया था. महात्मा गांधी की मेमोवार्स को इस चैप्टर में डाला गया है. राइट, वॉट एवर ही रिमेंबर्ड अबाउट द इंसिडेंट इज रिकॉर्डेड इन दिस चैप्टर. Life of Mahatma Gandhi is the name of the work, and this chapter Indigo is a part of that interview. Right? कहानी शुरू होती है. You need to understand the title. What is the meaning of the title Indigo? और ये स्टोरी के लिए जस्टिफाइड है या नहीं है टाइटल? Why is it justified? टाइटल तो जस्टिफाइड ही होते हैं. अब बात है कि ये क्यों जस्टिफाइड है. द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो. द होल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड देन, जिसमें हम कहते हैं ना कि डेवलपमेंट हो रहा है, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पे पूरे का पूरा चंपारण का डेवलपमेंट हो रहा है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंडिगो शेयर क्रॉपिंग. वहाँ से जो प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो चंपारण की बेहतरी की तरफ गई. राइट, चंपारण की बेहतरी की तरफ कैसे गई? चंपारण कैसा विलेज था? सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड था. सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड था मतलब वहाँ पे हाइजीन नहीं था, वहाँ पे नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे सैनिटेशन नहीं था, वहाँ पे किसी भी प्रकार का उनकी बेहतरी के लिए, खुद की बेहतरी के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था. गांधी जी ने इंश्योर किया कि ना कि इंडिगो की प्रॉब्लम बट उनका सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस जो है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो. तो सबसे पहले ये बात समझ में आ गई. नाउ, इंडिगो की प्रॉब्लम क्या थी? उनको शेयर क्रॉपिंग से प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिशर्स ने उनसे ज़बरदस्ती पैसे लिए थे उसकी प्रॉब्लम थी. शेयर क्रॉपिंग तो सालों से चली आ रही थी, उनको अच्छा नहीं लगता था, बट उन्होंने उसे समझौता, कॉम्प्रोमाइज कर लिया था. राइट, दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट शेयर क्रॉपिंग. द प्रॉब्लम अरोज जब जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो ढूंढा. सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो. आर्टिफिशियल इंडिगो वॉज मच चीपर देन द नेचुरल इंडिगो. बहुत सस्ता था. राइट, सस्ता होने के कारण ब्रिटिश का बेटा ब्रिटिशर्स नहीं होता है, इट इज़ ब्रिटिश. मैंने अभी पता है ब्रिटिशर्स नहीं होता, इट इज़ ब्रिटॉन्स. जैसे हम इंडियंस हैं वैसे ब्रिटिश को बोला जाता है ब्रिटॉन्स. बट अब आप ब्रिटिश के साथ ही जाओगे. ठीक है, जो ब्रिटिश थे उनका एक ही एम है लाइफ में, पैसा एंड पावर. उनको पैसों से मतलब है, वो ट्रेड में बिलीव करते हैं, रिच होने में बिलीव करते हैं. उनको ह्यूमैनिटी से, सोशल से, सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था. जब आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया तो ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो ब्रिटिशर्स के लिए फ़ायदेमंद थी कि नुकसान का सौदा बन गया था. इट हैड बिकम अ डील विच वॉज कॉस्टिंग देम अ लॉट ऑफ मनी. राइट, आप सबने लगान मूवी देखी है. लगान इज़ अ टैक्स. टैक्स में दे वर गिविंग इंडिगो एज द हार्वेस्ट, इट वेंट एज टैक्स. बट अब क्योंकि इंडिगो के पैसे कम हो गए थे तो उनका टैक्स का अमाउंट जो था वो कम हो गया था. ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या बोला, अब तक गांव तक, विलेज तक ये आर्टिफिशियल इंडिगो की बात नहीं पहुंची थी, तो उन्होंने शेयर क्रॉपर्स को झांसा दिया. उन्होंने बोला
कि हम तुम्हारे को शेयर क्रॉपिंग से आज़ाद करते हैं, ये पूरा लैंड तुम्हारा होगा, तुम इस लैंड पे शेयर क्रॉपिंग मत करना, 2 क्रॉप्स मत उगाना, तुम 1 क्रॉप उगाओ, अपने हिसाब से हार्वेस्टिंग करो, हमें उसमें से हिस्सा नहीं चाहिए, हमारे को उसके बदले एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी दे। थोड़े पैसे मांगे कि बहुत ज़्यादा मांगे? बहुत ज़्यादा। लमसम स्पेलिंग्स LUMPSUM, लमसम। लमसम मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने मांगा। अगर आपको लमसम नहीं याद रहता है, यू कैन सिंपली राइट दे आस्क फॉर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब हमारे को पता है हमारे इंडियन पीसेंट्स रिच नहीं थे। जो इंडियन ज़मींदार थे वो रिच थे, बट उन फील्ड्स में जो काम करता था वो पीसेंट्स रिच नहीं थे, राइट? तो जिनके पास पैसे थे उन्होंने पैसे दे दिए, राइट? उनको तो शेयर क्रॉपिंग से फ्रीडम मिला तो दे वो वेरी हैप्पी, तो उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए, उनके पास पैसे भी थे। पर जो बेचारा गरीब मजदूर था, गरीब पीसेंट था, वो क्या करे? वो पैसे दे सकता था? नहीं, उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वो अपने बैल, अपने औजार, अपना वो हल वगैरह बेच देगा तो फिर वो लैंड को वर्क कैसे करेगा, राइट? तो ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने ज़बरदस्ती थग्स को बुलाया, THUGS, थग्स मतलब गुंडे, उनसे पीजेंट्स की पिटाई करवाई, ज़बरदस्ती उनके पास जो भी सामान था या पैसा था वो लेकर उन्होंने उनको फोर्स किया वो शेयर क्रॉपिंग पे डील को ख़त्म करने। अब पीजेंट्स के पास कोई चारा नहीं बचा तो वो लॉयर्स के पास गए। लॉयर्स ने अपनी तरफ से क्या किया, उन्होंने एज फीस उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। अब एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई था, है ना? ब्रिटिश ने पैसे ले लिए थे, लॉयर्स बहुत पैसे मांग रहे थे, ये बेचारों के पास तो पैसे नहीं थे। तो अब इनको फाइनली हल क्या मिला, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जब हर तरफ से दरवाज़ा खटखटा के हाथ गया तो उसको सिर्फ उम्मीद की किरण, द लास्ट रे ऑफ होप वाज गांधी जी। इन 1916 ही वेंट टू द annual convention of the National Congress, Indian National Congress in Lucknow. 1916, राइट? वहाँ पे गांधी जी बाकी मेंबर्स के साथ आए हुए थे। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को अप्रोच किया कि मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरे विलेजर्स बहुत मुसीबत में हैं, आप हमारे साथ चलो। गांधी जी मान गए? नो। क्यों नहीं माने? ही डिड नॉट हैव पिटी फॉर राजकुमार शुक्ला। प्रायर कमिटमेंट्स, यस, उन्होंने ऑलरेडी लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उनके वहाँ शहर या गांव में जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। सो ही कुड नॉट हेल्प राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला गेव अप। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? उसने क्या किया, उसने हफ्तों तक, महीनों तक गांधी जी का पीछा किया, राइट? और गांधी जी उसके साथ फिर अल्टीमेटली जाने को तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? व्हाट वाज द रीजन ही एग्रीड? हिज डिटर्मिनेशन, हिज परसिवरेंस, हिज रेजोल्यूटनेस, राइट? हिज नेवर गिव अप एन एटीट्यूड, नहीं हार मानूंगा, उस एटीट्यूड ने गांधी जी को इम्प्रेस किया और उनको फोर्स किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चंपारण जाने को तैयार हूँ। उन्होंने उसको एक डेट बताई और बोला कि मुझे आके कलकत्ता से इस तारीख को ले जाना, ठीक है? अब यहाँ पे राजकुमार शुक्ला इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मैंने आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, रेजोल्यूट था, डिटर्मिन्ड था, ही हैड अ लॉट ऑफ परसिवरेंस, राइट? मोर ओवर, यू नो, ही एक्ट्स एज द कैटलिस्ट। व्हाट इज अ कैटलिस्ट? Who brings about a reaction without changing itself. तो राजकुमार, इनफ! जो राजकुमार शुक्ला था उसने अपने में कोई चेंज नहीं लाया। वो ऑनेस्ट था, वो पीजेंट्स के लिए पहले भी सोच रहा था, बाद में भी सोच रहा था, बट इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ राजकुमार शुक्ला दैट गांधी जी केम टू चंपारण। और आपको फिर पता है चंपारण आए तो पूरा जो इंडिया का इतिहास है वो पूरे का पूरा बदल गया, राइट? तो आपको
राजकुमार शुक्ला का इम्पोर्टेंस इस चैप्टर में ध्यान रखना है. ही इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फिगर. अब कलकत्ता उस दिन राजकुमार शुक्ला आ गया गांधी जी को लेने के लिए. वो कलकत्ता से कहाँ गए? राजेंद्र प्रसाद के घर में. कहाँ पे था राजेंद्र प्रसाद का घर? पटना. मुजफ्फरपुर नहीं था, पटना था. राजेंद्र प्रसाद फ्यूचर में कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एट दैट टाइम ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस. द इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी वो प्रेसिडेंट थे. राजकुमार शुक्ला वॉज प्रेजेंट और नॉट एट हिज होम? ही वॉज नॉट देयर, राइट. सर्वेंट्स ने राजकुमार शुक्ला और गांधी जी को घर में आने दिया? नहीं आने दिया था. अंदर आने दिया था, घर के अंदर आने दिया था, बट वेल को हाथ लगाने नहीं दिया था. वेल को हाथ लगाने क्यों नहीं दिया था? वॉज गांधी जी एन अनटचेबल? तो फिर सर्वेंट्स ने क्यों एज्यूम किया था गांधी जी भी अनटचेबल है? एक तो वो राजकुमार शुक्ला को के साथ थे, है ना. राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीजेंट. वो ऑलरेडी उसको जानते थे कि ये वही बंदा है जो हमारे मास्टर को बड़े महीनों से परेशान कर रहा है, पेस्टर कर रहा है. ही इज एन अनटचेबल. तो एक अनटचेबल के साथ एक हाई क्लास का आदमी, एक हाई सोसाइटी का आदमी नहीं हो सकता था. तो ऑटोमेटिकली उन्होंने एज्यूम किया कि गांधी जी भी जो है एक पीजेंट है. सेकेंड रीजन क्या था उसको पीजेंट समझना? हिज अटायर, उनके कपड़े, उन्होंने जो पहना हुआ था. गांधी जी क्या पहनते थे? धोती. वो कुर्ता भी नहीं पहनते थे, ओनली धोती पहनी भी होती थी. तो उससे उनको लगा कि ये तो एक गरीब अनटचेबल है, तो इसको हम वेल को हाथ लगाने नहीं देंगे. वेल को हाथ ना लगाने देना इज अ वेरी प्रेवलेंट सोशल ईवल इन इंडिया. आई मीन वॉज, राइट, अनटचेबिलिटी का. इस चैप्टर में दो प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन नहीं बताया गया है. वन इज अनटचेबिलिटी एंड द सेकेंड इज पॉवर्टी. दे जस्ट टच अपॉन दिस प्रॉब्लम, बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट. अगर गांधी जी वेल के पानी को हाथ लगाते तो उनकी सोच क्या थी, क्या हो जाता? बाल्टी में से कुछ बूंद पानी अगर वेल में गिर जाता तो वेल का जितना भी पानी है वो भी पल्यूट हो जाता, राइट. तो इसीलिए उन्होंने उसको हाथ लगाने नहीं दिया. अब राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो फिर पटना से गांधी जी कहाँ गए? मुजफ्फरपुर, राइट. मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने क्या किया? अब मुजफ्फरपुर में गांधी जी को लेने कौन आया और गांधी जी किसके घर पे रहे? कृपलानी एंड मलकानी. ABCD के हिसाब से कृपलानी पहले आता है, एम मलकानी बाद में आता है. कृपलानी उनको स्टेशन से लेने आए और मलकानी के घर पर वो रहे. बोथ कृपलानी एंड मलकानी कौन थे? दे वर प्रोफेसर्स. 1916 में जो प्रोफेसर थे वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए? तो दे वर ब्रिटिश एम्प्लॉयज. अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस इंसिडेंट कि गांधी जी को कृपलानी और मलकानी ने सपोर्ट किया. गांधी जी वॉज एन इंडियन रेवोल्यूशनिस्ट वर्किंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना. वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट वर्क कर रहे थे. और यहाँ पे ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं. ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ की जान को खतरा था, बट इसके बावजूद वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे. इसीलिए ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है, राइट. अब मुजफ्फरपुर में जाके गांधी जी ने क्या किया? एडवोकेट रूल है. मतलब इसका मतलब है जो इंडियंस थे वो अपने भाइयों का साथ देने से डरते थे. उनको पता था कि अगर वो अपने भाइयों का, अपने इंडियन ब्रदर का साथ देंगे तो ब्रिटिश उनको भी नहीं छोड़ेगी. तो चाहे वो उनके साथ सिंपैथाइज करते थे, उनकी मुसीबत को समझते थे, बट उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे थे. क्या? एडवोकेट इंडियन
बेटा एडवोकेट्स ऑफ होम रूल का मतलब होता है कि हम इंडियन गवर्नमेंट वापस आ जाए, उसको हम एडवोकेट कर रहे हैं, उसको हम मतलब अपनी सपोर्ट दे रहे हैं। हम ब्रिटिशर के लिए काम ज़रूर कर रहे हैं, बट मन में हमारी इच्छा क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रहे कि इंडियन गवर्नमेंट आ जाए। सो वी आर एडवोकेट्स, वी आर सपोर्टर्स ऑफ द होम रूल। होम रूल मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, राइट। छोटे छोटे जो लोकेलिटीज थी, छोटे छोटे जो टाउन या विलेजेस थे, they were, although they were the employees of the British government, but they were the advocates of home rule। मतलब वो होम रूल को सपोर्ट करते थे, इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट कर रहे थे। जो इंडियन गवर्नमेंट थी दैट वाज एक्चुअली द इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। सो दैट इज द होम रूल। बेटा पीजेंट्स नहीं, जो लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, इंडियंस। इंडिया इज नॉट मेड अप ऑफ पीजेंट्स, इंडिया इज मेड अप ऑफ मेनी पीपल। जो इंडियंस थे, जो छोटी लोकेशंस पे इंडियंस रहते थे, वो डरते थे, मतलब वो चाहे उसको एडवोकेट कर रहे हो होम रूल को, बट वो ब्रिटिश के जाने के अगेंस्ट थे। मैंने आपको बताया था ना इंडिगो के बेटा 3 थीम्स है। कौन से थीम्स है जो आपने याद रखना है चैप्टर करने से पहले? 3 चीज़ें हैं, और अगर आप इसको लाइन में बोलोगे तो आपको इंसिडेंट्स याद रहेंगे। फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेकेंड इज यूनिटी, थर्ड इज सेल्फ रिलायंस। गांधी जी का जो वर्किंग मैकेनिज्म था ना, वो इन 3 चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। वो कभी भी एक यूनिट को सॉल्व नहीं करते थे, वो पूरे होल को सॉल्व करते थे। उनको ना सिर्फ फ्रीडम ऑफ फियर नहीं करवाना था, सिर्फ यूनिटी नहीं करवानी थी, सिर्फ सेल्फ रिलायंट नहीं बनाना था, बल्कि वो चाहते थे जो बैकवर्डनेस है वो बैकवर्डनेस भी रिमूव हो। ये पूरा का पूरा उनका वर्किंग मैकेनिज्म था, राइट। नॉन वायलेंस में वो ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहते थे। दैट वाज हिज वर्किंग मैकेनिज्म। क्लियर? अब ये चीज़ें एक एक इंसिडेंट से आपको क्लियर होंगी कि कैसे रिमूव हुआ था। बट हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन तान्या? ओके। नाउ गांधी जी के सबको पता चला कि गांधी जी मुजफ्फरपुर आए हैं फॉर द शेयर क्रॉपर्स, तो सबने आके गांधी जी को बताया। अब गांधी जी को उनसे, लॉयर से और जो पीजेंट्स हैं उनसे एक तरफा कहानी पता चली कि दोनों तरफा कहानी पता चली। कोई भी इंसान सिर्फ अपनी बात करेगा, अपनी गलती का बखान नहीं करेगा, अपनी गलती नहीं बताएगा, राइट। वो हमेशा सामने वाले की गलती बताएगा। गांधी जी ब्रिटिश का भी व्यू पॉइंट जानना चाहते थे, तो वो पहले कहाँ गए? सॉरी, मुजफ्फरपुर में मैं हमेशा एक पॉइंट भूल जाती हूँ। जब गांधी जी लॉयर्स और पीजेंट्स के साथ बात कर रहे थे, तो कौन सा पॉइंट था जो सामने आया? कि लॉयर्स की बहुत बड़ी गलती सामने आई कि वो भी पीजेंट्स को बड़े हाई फीस चार्ज कर रहे थे, और उन्होंने उसको मतलब लॉयर्स को इस बात के लिए चाइड किया, डांट लगाई, स्कोल्ड किया, और उन्होंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि लॉ कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों गांधी जी के हिसाब से लॉ कोर्ट जाने का फ़ायदा नहीं था? बिकॉज उनमें डर इतना था। वो डर के कारण वो कभी भी अपना राइट, अपने मतलब उनके मन की बात, उनकी हक के लिए वो आवाज़ नहीं उठा पाते। तो जब तक ये फियर नहीं निकलेगा, मैंने आपको कहा था ना, फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ द फर्स्ट थीम ऑफ दिस चैप्टर। उनको पता था जब तक ये फियर नहीं निकलेगा तब तक कोर्ट्स जाने का फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद उन्होंने शेयर क्रॉपर से पीजेंट्स के साथ, लॉयर्स के साथ बात की, और ये जो मैंने इनिशियली आपके साथ इंडिगो में प्रॉब्लम क्या थी, पीजेंट्स को प्रॉब्लम क्या आई थी, वो सारा उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम 15% ऑफ द लैंड पे इंडिगो हार्वेस्टिंग करते थे। ये सारा का सारा हार्वेस्ट ब्रिटिश को दिया जाता था। फिर सिंथेटिक इंडिगो आ गया, तो उन्होंने हमारे को बोला पैसे दे दो और ये सारा लैंड तुम्हारा है, बट एक्चुअली आर्टिफिशियल इंडिगो आ गया है। इन्होंने हमारे साथ झूठ बोला, हमारे साथ धोखे से, फ्रॉड से हमारे साथ पैसे ज़बरदस्ती लिए हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, वी वांट आवर मनी बैक।
राइट। तो गांधी जी ने अब उनकी बात सुनी, उसके बाद वो गए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन में, मुजफ्फरपुर में ही गांधी जी चंपारण आए, चंपारण आके वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन गए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने उनको क्या बोला कि हम आउटसाइडर्स को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो गांधी जी ने उसको क्या जवाब दिया? आई एम नॉट एन आउटसाइडर। वाई वॉज गांधी जी नॉट एन आउटसाइडर? बिकॉज ही सेड इन इंडिया हाउ कैन आई बी एन आउटसाइडर, इंडिया में मैं जहाँ मर्जी चला जाऊँ, आई एम एन इंडियन, राइट, आई एम नॉट एन आउटसाइडर। बट वो लड़े नहीं। उसके बाद वो गए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के ऑफ द तिरहुत डिवीजन, राइट। वहाँ के सेक्रेटरी ने उनको, वहाँ के कमिश्नर ने उनको क्या किया? बुली किया। बुली का मतलब धमकी दी। धमकी दी कि चंपारण छोड़ के चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। गांधी जी ने बोला मैं चंपारण नहीं छोड़ूंगा। वो चंपारण की एक छोटी सी जगह, मतलब मोतीहारी इज द कैपिटल ऑफ चंपारण, वो मोतीहारी गए। मोतीहारी जाके उनको क्या पता चला? यस, इन अ नेबरिंग विलेज एक पीजेंट की बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई है। अ पीजेंट हैज़ बीन बैडली ब्रूटली बीटन, और उससे पूछताछ करने के लिए गांधी जी वो गांव के लिए निकल गए। जाते जाते रास्ते में उनको कौन मिला? अ मैसेंजर। मैसेंजर ने गांधी जी को नोटिस दिया कि उनको बोला मोतीहारी वापस जाओ। ही डिड नॉट गिव हिम एनी नोटिस, उनको बोला मोतीहारी वापस जाओ। गांधी जी उसकी बात मान के मोतीहारी पहुंच गए। मोतीहारी में उनको क्या मिला? अ नोटिस आस्किंग हिम टू लीव चंपारण। गांधी जी ने वो नोटिस में क्या लिखा? आई विल नॉट क्विट चंपारण। ये आई विल नॉट क्विट चंपारण ये किसका स्टार्ट था? सिविल डिसोबीडियंस और द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोऑपरेशन मतलब साथ देना, ओबीडियंट मतलब उनकी बात मानना, डिसोबीडियंस बात ना मानना, नॉन कोऑपरेशन उनके साथ कोऑपरेट ना करना, राइट। तो गांधी जी ने यहाँ पे बोला मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। जब गांधी जी ने ये नोटिस दिया, वो ब्रिटिश को अच्छे से जानते थे? यस और नो? उनको पता था कि मेरे लिए अब अरेस्ट का ऑर्डर आ जाएगा। तो उन्होंने पीछे से 3 चीज़ें करी। वो क्या थी 3 चीज़ें? सबसे पहले तो उन्होंने मुजफ्फरपुर से सारे लॉयर्स को बुला लिया, जितने उनके इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स से सबको बुला लिया, ठीक है। सेकंड काम उन्होंने किया, आश्रम में, अपने गांधीनगर के आश्रम में उन्होंने सारा डिटेल लिख के भेजा कि मेरे एब्सेंस में क्या क्या काम कराना है। ये जो उन्होंने आश्रम में लेटर लिखा, ये गांधी जी के बारे में आपको क्या बताता है? फार साइटेड, मेटिकुलस प्लानर। मेटिकुलस है, छोटी छोटी बात का वो हिसाब रखते हैं दिमाग में कि मेरा ये काम भी है, मेरा वो काम भी है, राइट। थर्ड उन्होंने क्या किया? वाइस रॉय को लेटर लिखी। वाइस रॉय को लेटर लिखना दैट इज फार साइटेड। रंजीत, वाइस रॉय को लेटर लिखना दैट वाज फार साइटेड। फार साइटेड मतलब दूरंदेशी, जो दूर की सोचते हैं। उनको पता था कि अगर मैं हेड को लेटर लिखूंगा तो मेरी बचाव का तरीका है। उनको पूरी बात बताने के लिए, एक्चुअल इंसिडेंट बताने के लिए, अनब्लेमिश्ड बाय व्हाटएवर द ब्रिटिश वुड लेटर से, उन्होंने अपनी तरफ की सारी बात वाइसरॉय को लिखकर भेज दिया। एज एक्सपेक्टेड उनको नोटिस आ गया कि नेक्स्ट डे ही वॉज टू अपीयर इन कोर्ट। अब कोर्ट में जब वो गए, देयर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वेटिंग फॉर गांधी जी। व्हाट डिड हैपन? Thousands of peasants had collected outside the court. ये जो peasants का कलेक्शन हुआ था कोर्ट के बाहर, तानिया, ये स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट था? सत्याग्रह, फाइट फॉर द ट्रुथ। हम अपने देश में रह के आपके नीचे दबेंगे नहीं, हम आपसे डरेंगे नहीं। ये मॉब का बाहर कलेक्ट होना अचीवमेंट ऑफ विच थीम था? फ्रीडम फ्रॉम फियर। पहले पीजेंट ब्रिटिश से डरते थे,
मरने से, मार खाने से, जेल में जाने से डरते थे, बट जब वो वॉलेंटरली कोर्ट के बाहर आके खड़े हो गए तो मतलब उनको ब्रिटिश से डर अब लग रहा है? नो, डर लग भी रहा है तो वो उस डर के ऊपर काबू पा चुके हैं, राइट? उनको पता है कि हम अपने हक की लड़ाई में हैं, अगर अब हम पीछे हट गए तो हम पूरी जिंदगी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। सो इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज, जो वो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए। इन लोगों को कंट्रोल करने में ब्रिटिश को किसकी ज़रूरत पड़ी? गांधी जी की पड़ी। अब इससे ब्रिटिश लॉयर्स को, ब्रिटिश एडवोकेट्स को, ब्रिटिश जज को क्या मैसेज गया कि हमारे दिन अब गिनती चिंती के रह गए इंडिया में, अब इंडियंस को दबा के रखना शायद इतना आसान नहीं होगा। उनको ये सबक मिल गया कि अगर हम गांधी जी को जेल करेंगे तो ये मॉब हमारे को जिंदा बाहर जाने नहीं देंगे। ब्रिटिश थे, अपनी गर्दन नहीं झुका सकते थे, तो उन्होंने क्या किया? उनको बोला कि तुम 2 घंटे के लिए बेल दो। बेल होता है सिक्योरिटी, हम तुम्हें 2 घंटे के लिए आज़ाद करते हैं। गांधी जी ने बोला बेल किस बात की? मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, मैंने आपका ऑर्डर जो है उसको नहीं माना, मेरी गलती है, आप मुझे पनिशमेंट दो। मुझे पता है कि मेरे लाइफ में 2 कॉन्फ्लिक्ट आए थे। कौन सा कॉन्फ्लिक्ट था? एक तो मैं एक लॉ ब्रेकर नहीं कहलाना चाहता, मैं नहीं लोगों में ये जानना चाहता कि मैं लॉ ब्रेकर हूँ कि वो मुझे लॉ ब्रेकर कहे। ये मेरी ड्यूटी है दैट आई हैव टू फॉलो द लॉ, बट एट द सेम टाइम इट इज़ माई ड्यूटी दैट आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई कंट्रीमैन, आई हैव टू बी पेट्रियाटिक विद माई कंट्री। मुझे मेरे भाइयों के साथ खड़े होना है। अब ये जो मेरी दोनों ड्यूटीज़ हैं ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गई हैं, आपस में ये लड़ रही हैं। मैं दोनों ड्यूटीज़ पूरी नहीं कर सकता, एक ड्यूटी को करूँगा तो दूसरी ड्यूटी को हारना पड़ेगा। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? अपने भाइयों के साथ खड़े होना। तो मैं जब इंडियंस को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैंने ब्रिटिश का लॉ तोड़ा है, तो आप मुझे पनिश करो, राइट? अब ब्रिटिश तो फंस गए। अब अगर पनिश करते हैं तो मरते हैं, नहीं पनिश करते हैं तो उनकी गर्दन झुक जाती है। तो उन्होंने बिना बेल के गांधी जी को बोला कि आप आज़ाद हो। अब बेल के 2 घंटे भी ख़त्म हो गए, दोबारा से कोर्ट रिकन्वेन हुआ, दोबारा से शुरू हुआ, अगेन उनको कोई हल नहीं मिला। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि आप आज़ाद हो जाने के लिए जो भी नतीजा होगा आपको हम कुछ दिनों में भेज देंगे। कुछ दिनों बाद उनको मैसेज आया कि आपके अगेंस्ट जो केस है वो ड्रॉप कर दिया गया है, राइट? अब ये जो केस ड्रॉप हुआ है ये क्या था? वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट। जो लोग वहाँ पे जमा हुए थे उनका डर ब्रिटिश के दिल में बैठा और उन्होंने गांधी जी के अगेंस्ट जो केस था वो ड्रॉप किया। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो यहाँ पे जीत गया। इट वॉज द विक्ट्री ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड द सत्याग्रह मूवमेंट। जब ब्रिटिश ने बोला कि आपके अगेंस्ट केस हमने ड्रॉप कर दिया है। बट इससे पहले कुछ और इवेंट्स हुए थे, राइट? जब कोर्ट ने आपको उनको बोला कि आप अभी कुछ दिनों के लिए आज़ाद हो, आप जाओ, तो गांधी जी घर जाके बैठ गए और मूवीज देखने लगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लॉयर्स के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा मुझे तो जेल होगी क्योंकि ब्रिटिश मुझे ऐसे जाने नहीं देंगे, राइट? तो जब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे, राइट? तो लॉयर्स ने क्या बोला? बोला हमने क्या करना, हम अपने घर को चले जाएंगे। तो गांधी जी ने बोला व्हाट अबाउट जस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स? उनकी लड़ाई का क्या होएगा? मेरी लड़ाई नहीं है, मैं यहाँ पे कोर्ट अरेस्ट हो रहा हूँ, इनफ। मैं यहाँ पे कोर्ट अरेस्ट हो रहा हूँ तो मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स की मुसीबत के लिए आया हूँ। तुम बोलते हो तुम घर चले जाओगे, मैं जेल में आऊँगा तो शेयर क्रॉपर्स को न्याय, जस्टिस कहाँ से मिलेगा? गांधी जी की ये बात से लॉयर्स का कॉन्शियंस जागा। उन्होंने मीटिंग में बात किया कि अगर गांधी जी जो एक आउटसाइडर हैं
वो अरेस्ट होने को तैयार है, ही इज़ रेडी टू कोर्ट अरेस्ट। अरेस्ट होने के तैयार के लिए एक्सप्रेशन होता है टू कोर्ट अरेस्ट, आपने यही लिखना है। तो हम जो उनके नेबर्स हैं, हमने तो कईयों से पैसे भी लिए हैं, तो हम कैसे चुपचाप चले जाएं? तो दे रीच द डिसीजन कि ठीक है, अगर आप कोर्ट अरेस्ट होने को तैयार होंगे तो हम भी तैयार हैं, राइट? जब लॉयर्स ने ये बात बोली कि हम भी अरेस्ट होने को तैयार हैं, तो गांधी जी ने क्या बोला? द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। क्यों बोला? सेकेंड थीम, यूनिटी ऑफ इंडियन पीजेंट्स एंड इंडियन लॉयर्स। भाई भाई को यूनाइट कर दिया। पहले हमने देखा है दे वर नॉट सपोर्टिंग द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, राइट? अब उन्होंने उनके लिए अरेस्ट होने को तैयार हो गए। क्या इंप्लाई करता है? कि अब वो ओपनली उनको सपोर्ट करने को तैयार है। जब आप एक अपने भाई के साथ खड़े हो तो आप यूनाइट हो गए। आप यूनाइट हो गए हो, देन यू कैनॉट लूज द वॉर, राइट? तो उन्होंने बोला द बैटल ऑफ चंपारण इज वन। कुछ दिन बाद नोटिस आ गया, ऑलरेडी एक्सप्लेन, उनके अगेंस्ट केस ड्रॉप हो गया, एंड दिस वॉज द विक्ट्री ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, द सत्याग्रह, द सिविल डिसोबीडियंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब क्योंकि गांधी जी ने ये इनिशिएटिव लिया था, तो अब ब्रिटिश को क्या करना पड़ा? दे हैड टू लुक इनटू द मैटर, राइट? तो एक कमीशन बिठाया गया। अब उस कमीशन में क्या था? जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, उन सबका एक एसोसिएशन बनाया गया हु वुड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। इंडियन पीसेंट्स की तरफ से कितने लोग थे? ओनली वन, गांधी जी, राइट? बट गांधी जी वो हजारों लोगों से कम थे? नो। उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने डॉक्यूमेंट, सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उन्होंने बहुत सारे पीजेंट्स की गवाही ली, इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स और गवाही इकट्ठी करी कि जब मीटिंग हुई तो ब्रिटिश को मानना पड़ा कि उन्होंने ज़बरदस्ती, धोखे से उनसे पैसे लिए थे, राइट? दे हैड फ्रॉडेड देम ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ये ब्रिटिश को मानना पड़ा। अब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या सोचा? गांधी जी कितना रिफंड मांगेंगे? 100% रिफंड। गांधी जी ने कितना मांगा? 25%। आई स्लैप यू। 25 मांगा था, 50% रिफंड मांगा। वाई डिड गांधी जी आस्क ओनली 50% रिफंड? बेटा जी नहीं, प्रेस्टीज की बात नहीं है यहाँ पे। तनिष, बात समझो। 100% ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा था गांधी जी मांगेंगे। गांधी जी ने सिर्फ 50% मांगा, क्योंकि गांधी जी वॉज अ फेयर मैन। वो न्याय करना जानते थे। उनको पता था कि लगान देते हैं तो लगान का भी तो एक वो होना चाहिए ना, मोल होना चाहिए। लगान के एवज में, लगान के एक्सचेंज में, उसके अगेंस्ट कुछ पैसे तो ब्रिटिश के बनते हैं। यस और नो? तो उन्होंने बोला तुमने ज़्यादा पैसे लिए हैं, कुछ पैसों का तुम्हारा हक है, तो यू रिफंड 50% ऑफ द मनी। वॉज ही बीइंग फेयर? ब्रिटिश ऑफिशियल्स बहुत गंदे थे? यस और नो? उनको पैसा चाहिए था, तो उन्होंने क्या ऑफर किया? काउंटर ऑफर क्या किया? 25% ब्रिटिश ऑफिशियल ने ऑफर किया। उन्होंने 100% सोच के 25% क्यों ऑफर किया? कोर्ट में केस करता रहेगा। उनको ये था लालच कि गांधी जी नहीं मानेंगे, गांधी जी 25% के लिए नहीं मानेंगे, तो ये जो मीटिंग है ये डेडलॉक में बन जाएगी। डेडलॉक का मतलब है कोई नतीजा नहीं पहुंचा, यू हैव नॉट रीच द डिसीजन, और उनको कोई भी पैसा पीजेंट को वापस करना नहीं पड़ेगा। थिंग्स विल मूव, जैसे चल रहा है वैसे चलता जाएगा। गांधी जी ने क्या किया? उनको उनके फेस पे एक इनडायरेक्ट स्लैप किया और उनको बोला कि फाइन, आप हमें 25% दे दो। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी 25% के लिए क्यों एग्री हुए? मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? इम्पॉर्टेंट क्या था? प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश अपनी गलती माने, उनकी गर्दन झुके, उनका प्रेस्टीज का लॉस हो। प्रेस्टीज मतलब ऑनर। ब्रिटिश पोस्ट
मतलब वो फोर्स करना चाहता था ब्रिटिश को कि वो एक्सेप्ट करे कि उन्होंने गलती की है. दे वर डिसऑनेस्ट, राइट. अगर ब्रिटिश ये एक्सेप्ट करेगा तो बहुत बड़ा जो चंपारण में एक मूवमेंट है वो कामयाब होगा. पहली बार ब्रिटिश अपनी गलती मानते तो इट वुड हैव बीन अ टर्निंग पॉइंट, राइट. टर्निंग पॉइंट इन चंपारण, क्योंकि वो पूरा जो हमारा इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उसकी शक्ल बदलने वाला था. इट वॉज इन चंपारण दैट ही गॉट द अर्ज. उनके मन में इच्छा पैदा हुई कि ब्रिटिश को मैं अपने देश से बाहर निकालूं, राइट. चंपारण में इट वॉज द स्टार्ट ऑफ द सत्याग्रह एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो चंपारण इज अ टर्निंग पॉइंट. ठीक है. अब ब्रिटिश को उनको पैसे देने पड़े और इसका नतीजा क्या हुआ हमने लगान मूवी में भी देखा था. थोड़े सालों बाद क्या हुआ? ब्रिटिशर्स नहीं बेटा जी, ब्रिटिश चंपारण पूरी तरह से छोड़ के चले गए और वो पूरा का पूरा लैंड जो है वो इंडियन पीजेंट्स को रिवर्ट हो गया. अब आता है हम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर में. क्या यहाँ पे गांधी जी का फाइट फॉर चंपारण वॉज ओवर? नो. वर्किंग मैकेनिज्म था ना, वर्किंग फॉर द 360 डिग्री बेटरमेंट, चारों तरफ से उनकी बेटरमेंट हो. अब तो उन्होंने सिर्फ शेयर क्रॉपिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया. अब कौन सी प्रॉब्लम उनको नजर आई थी इतने महीनों में? वो कुछ हफ्तों के लिए चंपारण आए थे बट उनके कुछ हफ्ते जो है कई महीनों में चेंज हो गए थे. फॉर मेनी मंथ्स ही वॉज इन चंपारण. ही हैड सीन द सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन चंपारण. सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया. एजुकेशन नहीं था, सैनिटेशन नहीं था, राइट. तो उन्होंने एजुकेशन के लिए सबसे पहले क्या किया? उन्होंने अपने आश्रम से वॉलंटियर टीचर्स बुलवाए. 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खोला, राइट. सो ही हैज टेकन केयर ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट वॉज सैनिटेशन एंड हाइजीन. तो सैनिटेशन के लिए उन्होंने किसको बुलाया? डॉक्टर को. डॉक्टर को बुलाकर उन्होंने और क्या क्या किया? डॉक्टर कितनी देर के लिए आया था? 6 months. 6 प्राइमरी स्कूल, 6 months, याद रखना, राइट. और साथ में वो वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आया था, मतलब विदाउट पेमेंट, विदाउट अ फी. अब उसके बाद उन्होंने और क्या अरेंजमेंट कर पाया? 3 medicines, क्विनाइन, कैस्टर ऑयल एंड सल्फर ऑइंटमेंट. सैनिटेशन और हाइजीन से 2 प्रॉब्लम होती है, मच्छरों की, मॉस्किटोज़ की, जिससे मलेरिया होता है. हाइजीन से आपको स्किन प्रॉब्लम होती है और ये सारी चीज़ों से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है. 3 मेन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसकी दवाइयों को स्टॉक किया गया. जिसको मलेरिया होता था उसको क्विनाइन देते थे और कैस्टर ऑयल देते थे. वाई कैस्टर ऑयल? कैस्टर ऑयल क्लेंजेस योर सिस्टम. आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को क्लेंस करता है. आपके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होती हैं वो कैस्टर ऑयल निकाल देता है. तो कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, वैसे कैस्टर ऑयल दिया जाता था. इफ़ द टंग वॉज कोटेड, अगर टंग वाइट है तो वो क्विनाइन दे या ना दे, सल्फर ऑइंटमेंट दे या ना दे, वो कैस्टर ऑयल तो दे ही देते थे, राइट. बट अलॉन्ग विथ क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट वो कैस्टर ऑयल भी लोगों को देना शुरू कर दिया. अब क्विनाइन देते थे मलेरिया के लिए और हाइजीन के कारण जो उनकी स्किन रैश होती थी उसके लिए सल्फर ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट का मतलब होता है ट्यूब, क्रीम, राइट. सल्फर बेस्ड क्रीम देते थे. अगर आपको ऑइंटमेंट नहीं याद रहता है, इट्स अ सल्फर बेस्ड क्रीम. आपको जहाँ रैश है आपको क्रीम लगा दो, राइट. साथ ही साथ उन्होंने और क्या किया फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन? वो आपको याद होगा 1916, 1917 की बात है, राइट. उस टाइम पे मेल्स और फीमेल्स फ्रैंकली हर बात कर लेते थे? नहीं. वहाँ पे थोड़ा सा एक ना बीच में एक पर्दा होता था. हम हर बात मेल और फीमेल नहीं कर सकते थे. तो गांधी जी ने उसका क्या इलाज ढूंढा? कस्तूरबाई को बुलाया. कस्तूरबाई इज गांधी जीज वाइफ. वो आश्रम से आई स्पेशली टू टॉक टू द विमेन अबाउट देयर हाइजीन. अब जब वो विमेन से बात कर रहे थे, व्हाट वाज टोल्ड बाय गांधी जी? क्या हुआ? एन ओल्ड वुमेन टू कस्तूरबा टू हर हट और उसको बोला कि मेरा घर देखो, मैंने जो कपड़े पहने हैं, दीज आर द ओनली क्लोथ्स आई हैव. अगर मैं इनको धोऊंगी तो मैं पहनूंगी क्या?
ये प्रॉब्लम कौन से प्रॉब्लम को टच करता है? पावर्टी। मैंने आपको पहले बोला था 2 प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल नहीं है चैप्टर में, वन इज अनटचेबिलिटी एंड वन इज पावर्टी। तो यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है, इसका कोई हल नहीं है, बट अदरवाइज वो उनका सारा वो हो गया था। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट आता है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। जब इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम चल रही थी तब लॉयर्स ने गांधी जी को क्या सजेस्ट किया? बोलते हैं एक ब्रिटिश है चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ही इज़ अ इंग्लिश पैसिफिस्ट। इंग्लिश मतलब ब्रिटिश है और पैसिफिस्ट मतलब अ पर्सन जो लोगों को शांत करता है, जो लोगों में पीस को प्रमोट करता है। ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज जो है ये गांधी जी का फॉलोअर है, ये आपका फॉलोअर है। अगर आप इससे मदद मांगोगे तो ये हमारे को मदद करने से मना नहीं करेगा। ही विल नॉट डिनाई हिज हेल्प, ही विल नॉट रिफ्यूज हिज हेल्प, राइट? तो आप इसकी मदद लो। गांधी जी ने लॉयर्स को ना बोल दिया कि हम चार्ल्स की हेल्प नहीं लेंगे। गांधी जी ने नो क्यों बोला? Yes, it was a sign of weakness. Taking the help of a British to fight the British, right? That would have shown the weakness of their heart. वो उनकी दिल की कमजोरी दिखाता। वो दिखाता कि एक इंग्लिशमैन, एक इंडियन अपने बलबूते पे एक इंग्लिशमैन के साथ लड़ाई नहीं कर सकता। वो पूरे का पूरा मोटिव ही डिस्ट्रॉय हो जाता। अब यहाँ पे थर्ड थीम ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज दैट? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब अपनी लड़ाई खुद लड़ो, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, अपना काम खुद करना है। ये वाला थीम जो है यहाँ पे हाईलाइट होता है। और लॉयर्स ने सबने माना कि गांधी जी जो बोल रहे थे वो राइट था। इट शोड द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट टू थिंक ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, and they agreed that we will not take his help, we will fight this fight on our own. So that is the end of Indigo chapter.